नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर और मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। स्वागत करता हूं टीवी7 भारत के इस बेहतरीन प्रोग्राम में। तो ज्यादा वक्त जाया न करते हुए सीधा रुख करेंगे खबरों की ओर। दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक माने जाने वाले खाड़ी क्षेत्र यानी कि गल्फ रीजन में एक बार फिर तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिसाइल, ड्रोन, सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों तक पहुंच चुकी है। और हालात ऐसे हैं कि एक तरफ युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर लगातार नए टकराव देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष पर टिकी हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में खाड़ी क्षेत्र में हालात तेजी से बदले हैं। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की ओर से छोड़े गए कई ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक महत्व वाले केश्म द्वीप से जुड़े सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। वॉशिंगटन का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई, जबकि तेहरान इसे अमेरिकी आक्रामकता बता रहा है। इधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। ईरान विदेशी मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। हालांकि संवाद के जो रास्ते हैं पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। साथ ही उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई को आत्मरक्षा बताया। और यह बयान साफ संकेत देता है कि तनाव कम होने के बजाय अभी और बढ़ सकता है। और इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। हाल के दिनों में यहां कई सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और कुछ जहाजों को भी खतरे का सामना करना पड़ा है। मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। कुवैत, बहरीन और दूसरे खाड़ी देशों का नाम भी इस संघर्ष में सामने आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की तरफ से दागे गए कुछ ड्रोन और मिसाइल इन देशों के आसपास सक्रिय अमेरिकी ठिकानों की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें रोक लिया गया। वहीं ईरान का दावा है कि वो अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा कर रहा है। और दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसी बीच युद्ध विराम की कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिका की ओर से संकेत दिए गए हैं कि बातचीत का रास्ता अब भी खुला है और किसी समझौते की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ लगातार हो रहे हमले ये बताते हैं कि भरोसे का संकट अभी भी बरकरार है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों से नरमी नहीं दिखाते, तब तक स्थायी शांति की उम्मीद करना मुश्किल होगा। इस संघर्ष का असर सिर्फ सैन्य मोर्चों पर नहीं दिख रहा, बल्कि आर्थिक दुनिया भी इसकी चपेट में है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शिपिंग कंपनियां चिंतित है और निवेशकों की नज़र हर नए घटनाक्रम पर बनी हुई है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में स्थिति और खराब होती है तो वैश्विक बाजारों में बड़ा झटका लग सकता है। उधर क्षेत्रीय राजनीति भी तेजी से बदल रही है। लेबनान में संघर्ष जारी है, हिजबुल्लाह की गतिविधियां हैं और इजराइल की सैन्य कार्रवाई इस पूरे संकट को और जटिल बना रही है। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अब ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का विवाद नहीं रहा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन बनता जा रहा है। तस्वीरों में चलिए यह समझ आ रहा है कि खाड़ी क्षेत्र में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ बातचीत और युद्ध विराम की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइल, ड्रोन और सैन्य हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिका और ईरान दोनों ही फिलहाल पीछे हटने नजर नहीं आ रहे और ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और पूरी दुनिया यही देख रही है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए इसी के साथ सीधे रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी तो आप सबको याद होगी। कोरोना महामारी को दुनिया भी पूरी तरह नहीं भूल पाई है कि अब एक और खतरनाक वायरस आ गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। खबर है कि जयपुर में इबोला वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आया है और मरीज के सैंपल जांच के लिए पुणे की हाई सिक्योरिटी लैब भेजे गए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इबोला संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ शक ने ही प्रशासन को अलर्ट मोड में डाल दिया है। दरअसल इबोला दुनिया के सबसे खतरनाक वायरल संक्रमणों में से एक माना जाता है। इस बीमारी का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, क्योंकि अफ्रीकी देशों में इसके कई बड़े प्रकोप देखे जा चुके हैं।
इबोला संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर तरल पदार्थों के संपर्क से फैलता है और गंभीर स्थिति में इसकी मृत्यु दर भी काफी अधिक मानी जाती है। और यही वजह है कि जैसे ही जयपुर में एक संदिग्ध मरीज की जानकारी सामने आई, स्वास्थ्य एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई और बताया जा रहा है कि मरीज में कुछ ऐसे लक्षण पाए गए जिनके आधार पर डॉक्टरों ने एहतियातन इबोला संक्रमण की आशंका जो है वो जताई है। और इसके बाद मरीज को निगरानी में रखा गया और उसके नमूने जो है जांच के लिए पुणे स्थित विशेष प्रयोगशाला भेज दिए गए। और भारत में इबोला की जांच के लिए कुछ चुनिंदा हाई सिक्योरिटी लैब ही अधिकृत हैं, आपको बता दें। इसलिए संदिग्ध मामलों के सैंपल अक्सर पुणे भेजे जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इबोला इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इबोला वायरस सबसे पहले अफ्रीका में सामने आया था। इसके शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार जैसे लगते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और थकान इसके प्रमुख संकेत होते हैं। लेकिन बीमारी बढ़ने पर स्थिति गंभीर हो सकती है और कई अंग प्रभावित हो सकते हैं। और यही कारण है कि डॉक्टर किसी भी संदिग्ध मामले को हल्के में नहीं लेते। और जयपुर में सामने आए इस मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी सतर्कता बढ़ा दी है और मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भी निगरानी में रखा जा सकता है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक मामला केवल संदिग्ध है, पुष्टि नहीं हुई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ हफ्तों में देश के अलग अलग हिस्सों से भी इबोला की संदिग्ध मामलों की खबरें सामने आई थी, लेकिन जांच के बाद उनमें संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी बार बार स्पष्ट किया कि भारत में अभी तक इबोला का कोई पुष्ट मामला दर्ज नहीं किया गया है। फिर भी एहतियात के तौर पर निगरानी और स्क्रीनिंग बढ़ाई गई है। यानी सीधा सीधा आपको ये समझना पड़ेगा कि जयपुर में सामने आया संदिग्ध इबोला मामला स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ा अलर्ट ज़रूर है, लेकिन अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सैंपल पुणे भेजे जा चुके हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और अगर रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो चिंता खत्म हो जाएगी और अगर किसी तरह की पुष्टि होती है तो स्वास्थ्य एजेंसियां पहले से तैयार हैं। फिलहाल पूरा देश इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसके बाद ही साफ होगा कि ये सिर्फ आशंका थी या फिर किसी बड़े खतरे की दस्तक। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों ऐसा महाखेला चल रहा है जिसकी गूंज सिर्फ कोलकाता तक नहीं बल्कि दिल्ली के सत्ता गलियारों तक सुनाई दे रही है। जिस तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को कभी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत की आग भड़कती दिखाई दे रही है। विधायक नाराज हैं, सांसदों के तेवर बदल रहे हैं, संगठन में उथल पुथल मची हुई है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक करियर के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही हैं। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद टीएमसी के भीतर जो असंतोष धीरे धीरे पनप रहा था वो अब खुलकर सामने आ गया है। पार्टी से निकाले गए नेता ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में बागी विधायकों का एक बड़ा समूह सामने आया है। इन नेताओं का दावा है कि उन्हें बड़ी संख्या में विधायकों का समर्थन हासिल है और पार्टी के भीतर बदलाव की जरूरत है। और यही वजह है कि बंगाल की राजनीति में हर दिन नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं। अब इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि बागी नेता खुद को ममता बनर्जी का विरोधी नहीं बता रहे। उनका कहना है कि उनका सम्मान आज भी ममता बनर्जी के लिए कायम है, लेकिन पार्टी के मौजूदा संचालन और खासकर अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली को लेकर गंभीर असहमति है। यानी ममता बनर्जी से कोई दिक्कत नहीं है ऋतव्रत बनर्जी को या संदीपन साहा को, अभिषेक बनर्जी से प्रॉब्लम है, अभिषेक बनर्जी से दिक्कत है। कई बागी नेताओं ने खुलकर आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर आलोचना की गुंजाइश खत्म हो गई थी और फैसले कुछ लोगों तक सीमित करके रख दिए थे और उन लोगों में अभिषेक बनर्जी का भी नाम शामिल है। यहीं से ये मामला और ज्यादा दिलचस्प होता चला गया, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ पदों की नहीं बल्कि नेतृत्व की शैली को लेकर भी मानी जा रही है। और पार्टी के भीतर लंबे समय से ओल्ड गार्ड बनाम न्यू गार्ड की चर्चा चल रही थी। पुराने नेता महसूस कर रहे थे कि उनकी भूमिका लगातार कम हो रही है, जबकि नई पीढ़ी के नेताओं का प्रभाव बढ़ रहा है। अब वही असंतोष खुली बगावत का रूप लेता दिखाई दे रहा है। और ममता बनर्जी तो चलिए चुप बैठने वालों में से तो है नहीं, और ममता बनर्जी भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने भी जो है एक बैठक बुलाने की बात कर दी। बैठक बुलाई जा रही है। यहाँ पर ममता बनर्जी इस वक्त बैठक में चर्चा कर रही हैं। एक समय था जब ममता बनर्जी ने सड़क से संघर्ष करके 34 साल पुराने वामपंथी किले को ढहा दिया था, और आज ऐसे हालात है कि उन्हें अपनी ही पार्टी को बिखरने से बचाने के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है, बैठक बुलानी पड़ रही है।
राजनीति का ये चक्र भी बड़ा दिलचस्प है। जो नेता कभी विद्रोह के सहारे सत्ता तक पहुंचा, आज उसे अपनी पार्टी के भीतर उठ रहे विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। तो तस्वीरों में समझेंगे कि कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बेहद अहम मोड़ पर खड़ी है। टीएमसी के भीतर बगावत, नेतृत्व को लेकर सवाल, संगठनात्मक बदलाव और विधायकों सांसदों की नाराजगी ने ममता बनर्जी के साथ उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि क्या ममता अपनी राजनीतिक कुशलता से इस संकट को संभाल लेंगी या फिर बंगाल की राजनीति में किसी नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल का ये महाखेला अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि असली मुकाबला शायद अब शुरू हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पर ममता बनर्जी अपने ही पार्टी को बचाने के लिए बैठक बुलाती हैं। सीमित जो है यहाँ पर नेता आ रहे हैं, 2 सांसद आ रहे हैं। सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर बीजेपी पर जो है इल्ज़ाम लगाना, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाना, सोचिए। तो चलिए इसी के साथ हम आपको लेके चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पास, जो इस वक्त सूरत से जनता संबोधन कर रहे हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं और देखते हैं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों, અહીંયા બધાએ મારું સ્વાગત કર્યું, જાત જાતના સ્મૃતિ ચિહ્નો આપ્યા, ભેટ સોગાદો આપી, પણ આના કરતા પણ અણમોલ ભેટ સુરતે મને આપી છે। આનાથી પણ અનેક મૂલ્યવાન સુરતનો કચરો મને ભેટ આપ્યો છે। 1 લાખ લોકોએ 5 દિવસ સફાઈનું અભિયાન ચલાવ્યું। મારે માટે આ મોટામાં મોટી સોગાત છે અને આ 1 લાખ લોકોનો અને આખાએ સુરતનો હૃદયથી આભાર માનું છું। લોકંદર કેવો પ્રધાનમંત્રી છે, સ્વાગતમાં કચરો મળે એનો ગૌરવ કરી રહ્યો છે। कारण मारे स्वच्छता एने संस्कार बनावाना छे। 1 लाख लोकोनु जोड़ावू मतलब सूरतना 1 लाख परिवारोनु जोड़ावू अने आ मात्र स्वच्छतानु अभियान नथी, आ एक प्रकारे स्वस्थ भविष्य माटेनु संस्कार पर्व छे। अने एना माटे सूरतना सौ साथीओ खूब खूब अभिनंदनना अधिकारी है। साथियों, स्थानीय निकायों के चुनावों के बाद मैं पहली बार गुजरात आया हूं, सूरत आया हूं। मैं सूरत से पूरे गुजरात के लोगों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 2.5 दशक से अधिक का समय हो गया है। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर जनता संबोधन दिया और एक तरीके से यूं कहूं सौगात दी। तो चलिए सीधे अपनी खबर की तरफ बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। तो दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं और अब हर गुजरते दिन के साथ इस मामले में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। लेकिन आग की इस त्रासदी के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, लवकेश बजाज। होटल मालिक लवकेश बजाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जांच में जो बातें सामने आ रही हैं, उन्होंने इस मामले को सिर्फ लापरवाही से आगे बढ़कर गंभीर आपराधिक सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। दरअसल मालवीय नगर के हौजरानी इलाके में स्थित ये जो गेस्ट हाउस था, उसमें आग लगने के बाद जब जांच शुरू हुई तो अधिकारियों को कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। शुरुआती जांच में पता चला कि जिस इमारत को सीमित क्षमता के साथ चलाने की अनुमति थी, वहां कथित तौर पर कई ज्यादा कमरे संचालित किए जा रहे थे। और इतना ही नहीं,
फायर सेफ्टी नियमों के पालन को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हुए और जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ऐसे भवन में कैसे ठहरे हुए थे जहां सुरक्षा इंतजामों को लेकर पहले से सवाल मौजूद थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि लवकेश बजाज का नाम पहले भी विवादों में आ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर पहले बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी तरीके से भारतीय दस्तावेज दिलाने से जुड़े मामले में कार्रवाई हो चुकी है और इस प्रकरण में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। और यही वजह है कि अब ये सवाल और तेज हो गया है कि क्या प्रशासनिक एजेंसियों को पहले से मौजूद इन मामलों को देखते हुए ज्यादा सतर्क नहीं होना चाहिए था। अग्निकांड के बाद पुलिस पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है उसने लोगों के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लवकेश बजाज ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि आग लगने के दौरान वो इलाके में मौजूद था और उसने जलती हुई इमारत को भी देखा, लेकिन घबराहट और डर की वजह से वो वहां रुकने के बजाय आगे बढ़ गया। इस दावा ने लोगों के बीच कई नए सवाल खड़े कर दिए कि आखिर जब लोग जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे तब जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका क्या होनी चाहिए थी। उधर जांच एजेंसियों ने होटल के संचालन को लेकर भी कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया था और बताया जा रहा है कि भवन में केवल सीमित संख्या में कमरे संचालित करने की अनुमति थी, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि अतिरिक्त निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने हादसे को और भयावह बना दिया। और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि लापरवाही की बड़ी कहानी बन सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली प्रशासन भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। राजधानी में होटल, गेस्ट हाउस, कोचिंग सेंटर और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के आदेश दिए गए हैं और सरकार ने यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कहीं और ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो, क्योंकि मालवीय नगर की यह घटना सिर्फ एक इमारत में लगी आग नहीं थी बल्कि उसने सुरक्षा व्यवस्था की कई परतों को उजागर किया था। स्थानीय लोगों के बीच भी इस हादसे को लेकर भारी आक्रोश है। जिन गलियों में कभी होटल और कारोबार की चहल पहल थी वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ था। हादसे के बाद लवकेश बजाज से जुड़े कई प्रतिष्ठान बंद करने पड़े और इलाके में सिर्फ इस घटना की चर्चा हो रही थी। सोचिए ये अपने आप में कितनी बड़ी खबर थी। तो कुल मिलाकर मालवीय नगर का यह अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि कई गंभीर सवालों की कहानी बन चुका है। एक तरफ 21 लोगों की मौत का दर्द है तो दूसरी तरफ सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोप है। ऊपर से होटल मालिक लवकेश बजाज के पुराने विवाद और जांच में जो है सच्चाई सामने आ रही है और ये जानकारियां इस मामले को और पेचीदा बना रही हैं। अब सबकी नजर पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि आने वाले दिनों में यही तय होगा कि ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर इसके पीछे जिम्मेदारी से जुड़ी हुई कोई बड़ी चूक छिपी हुई है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए टीवी7 भारत के साथ। नमस्कार।